है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 6 जून दिन शनिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि हमारे लिए 6 जून के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न है, कोहाला पन बिजली परियोजना। कोहाला पन बिजली परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। अगर मैं बात करूं कोहाला पन बिजली परियोजना की, तो कोहाला पन बिजली परियोजना यह पाक अधिकृत कश्मीर में शुरू हुई है और यह परियोजना जो है वो सिंधु नदी की सहायक झेलम नदी पर शुरू हुई है। मैं बता दूं, कोहाला पन बिजली परियोजना जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये कोहाला पन बिजली परियोजना ही है, कोहाला डैम ही है। कोहाला डैम बेसिकली झेलम पर बना हुआ एक डैम है जो कि पीओके में है। और मैं पीओके की बात करूं तो जो चाइना ने प्रोजेक्ट बनाने की बात करी है, चीन का जो आर्थिक गलियारा है ये उसी के अंतर्गत एक कह सकते हैं पैकेज है। और एक उद्देश्य क्या रहेगा कि पीओके को या पाकिस्तान को लगभग 5 बिलियन यूनिट बिजली की देने की बात कहेगा कौन? चाइना। तो इसी के तहत यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। किस नदी पर? झेलम नदी के ऊपर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पीओके की मैं बात करूं तो पीओके की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि पीओके की एक अपनी अलग राजधानी है, इसका नाम है मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो इतनी बात आप सब याद रखिएगा कि कोहाला पन बिजली परियोजना किससे किसके बीच में शुरू हुई और कहां पर शुरू हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के अध्ययन को फिर से शुरू किया हो। विदित हो आपको कि अभी इससे पहले हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अध्ययन से शामिल कर दिया गया था। जो 5 अध्ययनों में से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को शामिल किया गया था, उनमें से इसे बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर, तो यह मलेरिया की एक बेसिकली दवा थी। पहले जो डब्ल्यूएचओ मानता आया है कि यह एक मलेरिया की दवा है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग भारत कैसे कर रहा है? कोविड-19 के उपचार के रूप में कर रहा है। और भारत ही नहीं, भारत ने लगभग 150 से अधिक देशों को सप्लाई किया है एचसीक्यू यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो भारत एक बड़ा निर्यातक या कह सकते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का बड़ा उत्पादक भी भारत है और निर्यातक भी है। तो इसके प्रभावकारिता के कारण चिंता व्यक्त करते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसको वर्तमान में इसके जो परीक्षण है या कह सकते हैं अध्ययन है, इसके ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन पुनः डब्ल्यूएचओ इसके ऊपर राजी हो गया है, यानी कि दोबारा इसके ऊपर जांच में शामिल करेगा और दोबारा प्रयोग में लाएगा। अगर सफल रहता है तो इससे दवाई विकसित की जा सकती है। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आप सब याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में इसके कौन है? प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दे दी है। फार्माकोपिया आयोग क्या होता है? दवा बनाने संबंधित जितने भी काम होते हैं वो फार्माकोपिया आयोग का काम होता है। अगर मैं बात करूं या किसके अंतर्गत काम करेगा, तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए आयोग को फिर से स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि जो भारतीय चिकित्सा होगी और होम्योपैथी होगी उसके लिए एक अलग आयोग हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा फार्माकोपिया आयोग, और इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। यह एक स्वतंत्र या स्वायत्त निकाय है जो कि आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होगा या 2010 से परिचालन में है। ठीक है, ये 2010 से परिचालन में वर्तमान में है आपका कह सकते हैं फार्माकोपिया आयोग। लेकिन इसके मेन रूप से अभी तक ये काम नहीं कर पा रहा था, फॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब ये मेन रूप से फॉर्म करेगा, लेकिन वर्तमान में इतनी बात आपको याद रखना है किसके तहत, तो ये आयुष मंत्रालय के तहत काम करेगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न हमारा, आयुष मंत्री कौन है? ठीक है, आयुष मंत्रालय का मंत्री कौन है, ये आप बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी क्यों की है और इसका मतलब क्या है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट का मतलब ये है कि कोविड-19 के कारण जितने भी देश अभी वर्तमान में चपेट में हैं, लगभग तो कैसे लगभग सभी हैं, जितने भी देश हैं उन सभी में क्या विकास दर रहेगी, क्या अनुमान रहेगा, क्या कहाँ पर कितना नौकरियां जाएंगी, ये सारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को क्या करें, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार जितने देश हैं उनमें 3 से 8% उत्पादन में नुकसान होने की उम्मीद है। यानी कि जितने भी देश चपेट में हैं उनमें 3 से 8% उत्पादन में नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। और उसके अलावा 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक कह सकते हैं गरीबी की ओर धकेला जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, यानी कि लगभग 600 लाख लोग तकरीबन क्या हो जाएंगे, गरीबी का शिकार हो जाएंगे। तो बड़ा भयावह 60 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी की ओर चले जाएंगे। तो बड़ी स्थिति भयावह हो जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुतों का रोजगार चला गया,
बहुत सारे देशों की इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई, बहुत सारे बेहतर देशों की इकोनॉमी माइनस में चली गई, जैसे जापान हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, इन सब की जीडीपी माइनस में चली गई। और अभी हाल ही में आपको याद हो कि जीरो पर हमारी इंडिया की जीडीपी आ जाएगी 2020 के दौरान, 2021 में ये वृद्धि करेगी। तो ये था वर्ल्ड बैंक का हिसाब, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो इतना बात आपको याद रखना है, उत्पादन में कितना नुकसान होगा और कितने लोग गरीबी की ओर चले जाएंगे। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत कौन है और WTO क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रजेंद्र नवनीत वे तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और वो JS दीपक का स्थान लेंगे WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वे JS दीपक का स्थान लेंगे। बात करूं WTO की, तो WTO के अंदर 164 देश वर्तमान में कार्यरत हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अब WTO का काम क्या होता है कि कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर सकता है, इसके लिए अनुमति WTO से ले सकता है, और अगर अनुमति लेने के बाद अगर आप काम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है WTO के अधिकार की अवहेलना कर रहे हैं। अब मैं बात करूं आत्मनिर्भर भारत की, क्यों कर रहा हूं बात, तो अभी समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि इंडिया चाइना का बायकॉट क्यों नहीं कर देता पूरी तरीके से। तो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इंडिया ने WTO के तहत व्यापार जो संधि है उसके तहत संधि कर रखी है कि हर अपने पड़ोसी देश से या अन्य देशों से अपना व्यापार करते रहेंगे, किसी भी देश के प्रति ये नहीं दिखाएंगे कि हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन हाँ, आत्मनिर्भर बनने के बाद ये जरूर हो जाएगा कि उससे व्यापार हम अपना कम कर सकते हैं, ठीक है। संधि को खराब नहीं कर सकते हैं, संधि को तोड़ नहीं सकते WTO से, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना स्वदेशी या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने स्वदेशी चीज़ों को बनाएंगे और भारत को अपने आगे ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए फ्री इंटरनेट सेवा देगा, यानी कि फ्री इंटरनेट सेवा लोग यूज कर पाएंगे जो व्यक्ति कैसे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइफ जीते हैं, यानी कि BPL लाइफ में जीते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स जो परियोजना है, के फॉन परियोजना जो है, वो अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना में उसने घोषित कर रखा है केरल ने। अगर आपको एक बात याद रहे कि मौलिक अधिकारों में इंटरनेट प्रयोग भी केरल पहला ऐसा राज्य था जिसने मान्यता दी थी कि इंटरनेट प्रयोग मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा होना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब सी बात थी कि सबसे पहला राज्य बनकर केरल सामने आया जो इसको मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा देने की बात कही, इंटरनेट सेवा को, ठीक है। तो केरल के बारे में आप सब इतना जानते हैं। पिनरई विजयन वर्तमान में यहाँ के CM हैं और वर्तमान में आरिफ मोहम्मद वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि बड़ा चर्चित नाम है उनका, और आप सब याद रखिएगा उनके बारे में, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया उनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सैलरी ट्रैकर का विकसित किया एप्लीकेशन, उसका नाम है मेरा वतन। हालांकि ये संस्करण 1 है, इसको लॉन्च किया है मेरा वतन नाम का। अब इस पर क्या हो पाएगा, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं अपनी सरकारी सैलरी को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे कि सैलरी की कितनी स्थिति है, कब आ रही है, कब जा रही है, कितना कटाव है, कितना जुड़ाव है, सारी चीज़ों को लेकर के मेरा वतन संस्करण पर जान पाएंगे। आपके लिए दूसरा प्रश्न यहाँ से बन के आता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, JNK और लद्दाख पहली बार UT के रूप में कब अस्तित्व में आए। तो ये आप जरूर मुझे बताइएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो सेशन है आपका, वो UT के रूप में, यानी कि यूनियन टेरिटरी या कह सकता हूँ केंद्र शासित राज्य के रूप में कब सामने आए, तो ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के कौशल विकास की दक्षता के लिए, कौशल विकास का मतलब ये उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर या स्किल डेवलप की उनकी जांच के लिए क्या किया है, स्वदेश नामक एक पहल को प्रारंभ किया है। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है, स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका मतलब ये, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो वर्कर हैं जो खाड़ी देशों में काम करते थे वो आ गए हैं यहाँ, ठीक है। और मिशन वंदे भारत, अगर आपको याद हो, इसका मेन उद्देश्य यही था, मिशन वंदे भारत का, जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको यहाँ लाया जाए। अब उनकी स्किल की जांच होकर के क्या किया जाएगा, उनको रोजगार मुहैया का काम किया जाएगा। हालांकि मैं बता दूं, यूपी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम 40 लाख से अधिक लोगों को क्या करेंगे, मनरेगा के तहत जोड़ने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बेहतर तरीके से उनकी स्किल की जांच होकर के काम किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, इंडिया में लगभग 1000 कंपनीज फॉरेन से आकर के यहाँ पर स्टैब्लिश होंगी, उनमें से 300 के MOU भी साइन हो चुके हैं, यानी कि 300 कंपनियां तो बाकायदा रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं। उनमें से बहुत सारी कंपनियां कानपुर, लखनऊ जैसे कस्बों में आएंगी, क्योंकि दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों को अब की बार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि छोटे तबके के जो लोग हैं वो बेसिकली जो यार डेली मजदूरी वाले काम करने वाले जो लोग आज माइग्रेट होकर के प्रवासी मजदूर आ गए हैं, उनके लेकर के बेसिकली बहुत ही पास में कंपनियां एस्टेब्लिश की जाएं। इसीलिए 300 कंपनियां वर्तमान में राजी हो चुकी हैं चाइना छोड़ने के लिए।
हालांकि बात पूरी 1000 की है। तो देखते हैं समय रहते क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि उसका विश्व पर्यावरण दिवस हमने कल 5 जून को मनाया, इसके ऊपर बात करूंगा। तो इसका मोटो क्या है, लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जागरूक बनाना, पहली चीज। और थीम आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये इस बार की थीम थी जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब से मनाया जाता है, तो 1974 से इस दिन के दुनिया भर में मनाया जाता है। और विभिन्न पर्यावरण मुद्दों जैसे समुद्री विस्फोट हो गया, या समुद्री प्रदूषण हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, जनसंख्या विस्फोट का मतलब ज़्यादा जनसंख्या होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, सतत उपभोग व वन्यजीव अपराधों के बारे में जागरूकता काम करना, ये विश्व पर्यावरण दिवस का काम होता है। अगर मैं बात करूं टोटल कंट्रीज़ की, तो 143 देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो यूएन महासभा द्वारा 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो मैं बता दूं, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। तो ये चला कब से कब था, 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक चला था। और 5 जून को स्टार्ट हुआ था, इसी दिन को लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि पहले दिन को चुना गया जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, उसी दिन से जो मानव पर्यावरण पर आधारित विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इसीलिए पहले दिन को आधार मान करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। आपको जब भी लगता है कि पूछने योग्य क्वेश्चन रह गया है और आपसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो निश्चित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।